गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका निश्चय क्लासेस पे। आज 15 मई की करंट अफेयर्स में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन पे हम नजर डालेंगे। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं और जो लोग लगातार चैनल को देख रहे हैं। उन सबसे अनुरोध करता हूं कृपया करके चैनल को जितना ज्यादा हो सके सब्सक्राइब करवाइए और शेयर करिए। धन्यवाद। चलिए इसी के साथ पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ऑन विच माउंटेन रेंज दिल्ली सिचुएटेड। दिल्ली किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। हाल ही में न्यूज में यह आर्टिकल आया था, इसलिए प्रश्न आया है। तो सबसे पहला ए सतपुड़ा, बी अरावली रेंज, सी विंध्या रेंज या डी अजंता रेंज। तो इसका सही उत्तर है बी अरावली रेंज। ध्यान रखिएगा, अरावली रेंज पर दिल्ली स्थित है। ठीक है, इसी के साथ अरावली रेंज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें हम जान लेते हैं। जैसे कि अरावली रेंज गुजरात से शुरू होता है। अगर आप देखें तो गुजरात से शुरू होता है अरावली रेंज, और उसी के साथ आप ये देखेंगे कि इंडिया का थोड़ा रफली मैप बनाया मैंने। तो गुजरात से शुरू होके राजस्थान होते हुए फिर हरियाणा फिर दिल्ली, तो इसी तरह चार राज्यों से होकर ये दिल्ली को पहुंचता है। कई बार प्रश्न आ जाता है कि अरावली रेंज किन किन राज्यों में फैला हुआ है, तो ध्यान रखिएगा चार राज्य। उसी तरह अगर पूछा जाए अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा गुरु शिखर माउंट आबू, जो कि राजस्थान में स्थित है, जो इसको ध्यान रखिएगा। इसी तरह ये आप थोड़ा सा इस मैप पे गौर फरमाइए कि कहां कहां ये है। जैसे कि ये देखिए अरावली रेंज, ये है पूरी रेंजेस, ये अरावली गुजरात से शुरू होकर ये राजस्थान को जाते हुए और हरियाणा और ये आखिरी में दिल्ली। पूरी दिल्ली हमारी इसी रिज पे आधारित है। अगर मैं आपसे पूछूं रिज क्या होती है, एक ज्योग्राफिकल, अगर आपने किसी ने ज्योग्राफी पढ़ी हुई है तो आप पाएंगे उठा हुआ जो पठार होता है। कहते हैं कि जो माउंटेन्स होते हैं उठे हुए धीरे धीरे क्या होता है, वो डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाते हैं बारिश और जिनके कारण। तो उसीलिए क्योंकि ये मैग्मा का एक्यूमुलेशन होता है, मैग्मा निकलता है, मैग्मा निकल के यहाँ जमता रहता है, और जब मैग्मा धीरे धीरे बंद हो जाता है तो यही रिज का शेप ले लेता है। ठीक है, ऐसा बन जाता है। तो धीरे धीरे ये कट जाता है तो लोग इस पर रहना भी शुरू कर देते हैं। वहीं आप देखिए, हमने अरावली की ये देख लिया। वहीं माउंट आबू, जो कि सबसे गुरु शिखर माउंट आबू में, जो कि सबसे ऊंचा श्रृंखला है, यहाँ की सबसे ऊंची पहाड़ी। वहीं थोड़ा सा और मैप की तरफ देख लेते हैं। कैमूर हिल्स देखिए कहां पर है। ठीक है, वहीं विंध्यास, सतपुड़ा और सतमला हिल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है इनकी लोकेशन क्या है। तो इनकी लोकेशन आप ध्यान रखें कि ये मध्य भारत, सेंट्रल इंडिया में है। वहीं कई बार क्वेश्चन आता है कि विंध्या और सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदी बहती है, तो कौन सी, ध्यान रखिए तापी। ठीक है, नर्मदा नहीं, तापी ध्यान रखें। वैसे नर्मदा एंड तापी दोनों रिफ्ट वैली में बहती हैं, आप बोल सकते हैं नर्मदा एंड तापी। ठीक है, वो हरिश्चंद्र रेंज पूछ लिया था कहां पर है, तो इसको देखिए हरिश्चंद्र रेंज। ठीक है, वहीं अगर आप आए तो मैकल रेंज भी पूछ लिया जाता है, जो कि करजत हिल्स के पास है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, वहीं आपका सोनार हिल्स है, राजमहल हिल्स आपका वेस्ट बंगाल, ये ध्यान रखना है। वहीं वेनाकोंडा, पालकोंडा, ये सारे जो हैं छोटे हिल्स, ये वेस्टर्न घाट, ये सदर्न घाट्स। अभी हम इस पे फोकस नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। तो मेनली हम सिर्फ इन्हीं 3-4 पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न है, हु वॉन ब्लिट्ज चेस टूर्नामेंट। ब्लिट्ज शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता। ए मैग्नस कार्लसन, बी आर प्रज्ञानंदा, सी सेर्गी खरजकिन या डी गुकेश। तो खैर आपको याद होगा कि डी गुकेश रिसेंटली इन्होंने कनाडा में ओंटारियो में जो चेस का रिसेंटली एक कप हुआ था, उसको इन्होंने जीता था। ठीक है, वहीं आर प्रज्ञानंदा इंडिया के सबसे यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर, और मैग्नस कार्लसन ने प्रज्ञानंदा को इसमें हरा के, इनकी पोजीशन प्रज्ञानंदा की 4th आई थी इसमें, और मैग्नस कार्लसन इसके विनर रहे हैं।
ये आपको ध्यान रखना है। वही ब्लिट्ज शतरंज टूर्नामेंट कहाँ हुआ था? पोलैंड, ये भी आपको ध्यान रखना है पहली चीज। वही मैग्ना कार्लस में विजयी जो कि कहाँ के निवासी हैं? नॉर्वे की, ध्यान रखिएगा नॉर्वे के रेजिडेंस है। वही प्रगनंदा भारत के जो कि चौथे स्थान पर रहे। वही महिला चैंपियनशिप इसी के साथ साथ होता है, उसमें वैलेंटीना गुनिया नंबर 1 पे रही हैं। और फिडे टूर्नामेंट जो कि मैंने कहा टोरंटो कनाडा में, उसमें कौन जीता था? डी गुकेश, इंडिया के, ध्यान रखना ये इंडिया के, इंडिया में साउथ इंडिया के में रहते हैं ये। वहीं अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में 30वीं सुल्तान अजमल शाह ट्रॉफी जीती है? देखिए सुल्तान अजमल शाह ट्रॉफी जो कि हॉकी के लिए होता है, ये ध्यान रखिए हॉकी गेम के लिए होता है। और ए ऑस्ट्रेलिया, बी पाकिस्तान, सी मलेशिया या डी जापान? इसका सही उत्तर है बच्चों डी जापान। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने इसको 10 बार जीता हुआ है, 10 टाइम्स। और वहीं पाकिस्तान ने इसको 3 बार जीता हुआ है। वहीं मलेशिया ने भी इसे कई बार जीता हुआ है, लेकिन हमारा इंडिया ने इसे 5 बार जीता हुआ है, ध्यान रखिएगा। और जापान का यह पहला संस्करण था, पहली बार जापान ने इसे जीता है। उसी के साथ देखिए 1998 से शुरुआत हुई थी। पहले ये 2 साल में 2 ईयर्स में एक बार होता था, लेकिन 1998 के बाद 1998 से ये 1 साल में एक बार होने लग गया। इसमें अभी हाल ही में 2024 वाले में पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा था, इंडिया ने इस बार हिस्सा नहीं लिया था, ये ध्यान रखिएगा। अजलान शाह स्टेडियम कहां पर है? मलेशिया के इपो शहर में, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक खिताब ऑस्ट्रेलिया, भारत 5 बार, ये ध्यान रखिए, ये इसका लोगो है, ये ध्यान रखिए। अगले प्रश्न की तरफ देखें तो इस बार की विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2024 का थीम क्या है, विषय इसे कहते हैं? ए प्रोटेक्टेड बर्ड्स, या बी फ्लाइंग हाई, या सी इंसेक्ट्स, या डी सिक्योर स्काई? इसका सही उत्तर है सी इंसेक्ट्स, ध्यान रखिएगा। उसी के साथ हम मई के कुछ और इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। साथ में मैं आपको ये बता दूं कि वर्ल्ड ये माइग्रेटरी बर्ड्स माइग्रेटरी जो है अब मई और अक्टूबर में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि विभिन्न गोलार्धों, मतलब ये देखिए ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ये सदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है, इसे बोलते हैं गोलार्धों में पक्षी प्रवास के चक्रीय पैटर्न के कारण, तो कभी देखिए पक्षी इस दिशा में आएंगे सदर्न में, कभी नॉर्दर्न दिशा में जाएंगे, इसी कहते हैं चक्रीय पैटर्न। तो नॉर्थ एंड साउथ का, इसीलिए मई और अक्टूबर में मनाया जाता है। मई आ गया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और अक्टूबर सदर्न हेमिस्फेयर। वही 3 मई को हम मनाते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ध्यान रखिएगा। 11 मई को हम वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, जैसे मैंने बताया। 12 तारीख को हम इंटरनेशनल डे फॉर प्लांट हेल्थ मनाते हैं। और वहीं 15 मई को हम इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज मनाते हैं। वहीं 20 मई को हम वर्ल्ड बी डेज मनाते हैं। 22 मई को हम इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मनाते हैं। 29 मई को इंटरनेशनल डे फॉर यूएन पीस कीपर्स मनाते हैं। वहीं 30 मई को हम इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटोज मनाते हैं। वहीं 31 मई को हम नो टोबैको डे मनाते हैं, ध्यान रखिए। अच्छा 1 मई को हम क्या मनाते हैं, कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइए 1 मई को हम क्या मनाते हैं, हमने भी बनाया है। वहीं अगला प्रश्न देखते हैं जो कि कट्टुपुमम कुनिल्ला एक दुर्लभ वृक्ष प्रजाति को हाल ही में भारत के किस क्षेत्र में फिर से खोजा गया था? ए लद्दाख, बी वेस्टर्न घाट्स, या सी पूर्वी घाट, या डी मेघालय? इसका सही उत्तर है पश्चिमी घाट, जो कि एक हॉटस्पॉट है, ठीक है, एक हॉटस्पॉट है, ध्यान रखिएगा। हमारे भारत में 4 हॉटस्पॉट है। आप ये देखिए, पहले तो ध्यान दीजिएगा, भारत का पश्चिमी घाट जो शायद्री नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिए, क्या बोलते हैं, शायद्री नाम से जाना जाता है। और यहाँ जो घासें पाई जाती हैं, वन पाए जाते हैं, उनको शोलाज कहते हैं। क्या कहते हैं? शोलाज, ध्यान रखिएगा। वहीं अनाईमुडी जो लगभग 2695 मीटर है, उसकी ऊंचाई है, वो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंचा पर्वत है। यह गुजरात से स्टार्ट होता है, ध्यान रखिएगा, गुजरात से स्टार्ट होता है हमारा वेस्टर्न घाट, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला होते हुए तमिलनाडु में खत्म होता है। इसी के साथ टोटल 5 राज्यों से गुजरता है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 राज्यों से गुजरता है, ध्यान रखिएगा। वहीं पूर्वी घाट
जिसको उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से गुजरती है। ठीक है, ये देखिए ऐसे आप देखेंगे, ये आपको वेस्टर्न पार्ट में वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न पार्ट्स में ईस्टर्न घाट। ठीक है, तो वही कह रहे हैं, ये उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक इस साइड से गुजरती है। वे पश्चिमी घाट की तुलना में बहुत पुराने हैं। अगर आप कंपेयर करेंगे वेस्टर्न घाट्स को और ईस्टर्न घाट्स को, तो सबसे पुराने कौन है? ईस्टर्न घाट्स, बहुत ज्यादा। इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है, जो कि किस राज्य में है? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उड़ीसा, ध्यान रखिए उड़ीसा में। वहीं आप इस मैप को अगर देखें तो ये देखिए 4 हॉटस्पॉट मैंने आपको बताया था भारत में। 4 हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं? तो पहला है ईस्टर्न हिमालयाज। हॉटस्पॉट क्या होते हैं? हॉटस्पॉट क्या होते हैं? हॉटस्पॉट जहां पे आपके वन, जीव जंतु बहुत अधिक विविधता मात्रा में होती है, बहुत ज्यादा विविधता होती है, इनमें डाइवर्सिटी होती है, डाइवर्सिफाइड होते हैं, उसे हॉटस्पॉट कहते हैं हमारे पर्यावरण की लैंग्वेज में। तो ऐसे 4 हैं हमारे। एक है इंडो बर्मा वाला, ये वाला पार्ट। ठीक है, दूसरा ये हिमालयज, यहां से शुरू होकर यहां तक, नेपाल बॉर्डर तक। फिर वेस्टर्न घाट्स में बहुत ज्यादा, और श्रीलंका इसी के साथ भी ध्यान रखिएगा, जोड़ लीजिएगा। वहीं सुंडालैंड। वहीं आपको मैंने बताया था कि देखिए वेस्टर्न घाट्स, ये है आपका वेस्टर्न घाट्स इस पार्ट में, और इस पार्ट में ईस्टर्न घाट। अगर कोई आपसे पूछे वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, तो ध्यान रखिए अन्नामलाई हिल्स में अनाईमुडी ये चोटी सबसे ऊंची है, जो कि किस राज्य में आता है? कमेंट बॉक्स में अगर बता सकते हैं तो बताइए। केरला, ध्यान रखिएगा केरला। वहीं अगर पूछे नीलगिरी हिल्स कहां पर है, इसका सही उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। नीलगिरी हिल्स कहां पर है? साइलेंट वैली कहां पर है? केरला, ये ध्यान रखिएगा केरला। नीलगिरी हिल्स आप मुझे बता तमिलनाडु में है, केरला में है, कर्नाटका में? प्लीज कमेंट करिए। शेषाचलम हिल्स आपको देख लीजिएगा, ये आपका आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, ये आपको देखिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और यहीं पर लेक पुलिकट भी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है मुद्रास्फीति रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? इन्फ्लेशन रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? आरबीआई, एमपीसी, सीएसओ या एनएसओ? तो ये काम है इन्फ्लेशन रिपोर्ट हमारी कौन करता है? ध्यान रखिएगा एनएसओ करती है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो राष्ट्रीय एनएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिकीकरण एनएसएसओ का केंद्रीय सांख्यिक कार्यकारण सीएसओ के साथ विलय कब हुआ था? 23 मई 2019 को इन दोनों को मिला के संस्था बनाई थी एनएसओ, जिसका काम क्या है कि इन्फ्लेशन की रिपोर्ट तय करना। बाकी कई स्टैटिकल रिपोर्ट्स हमारे देश में प्रेजेंट करती हैं, ये बनाती हैं, जैसे कि एनएसओ सोशल, सामाजिक, सोशल, कल्चरल, हमारे ये डेटा पब्लिश करते हैं। ध्यान रखिए सोशल एंड कल्चरल, जो भी सैंपलिंग होती है, जो भी एग्जामिनेशन होता है, कौन तैयार किया? एनएसएसओ। और सीएसओ कहता था इंडस्ट्रीज कितनी है, फैक्ट्रीज, ये सब का। ठीक है, इन सबको मिला के अब एनएसओ बना दी है, जिसका पूरा काम यही है। सारे स्टैटिकल डिपार्टमेंट इन्हीं के पास है, यही सब कुछ कंडक्ट करते हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंदर ये काम करते हैं। एनएसएसओ की स्थापना 1950 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ सीएसओ भी इसमें बनाई गई थी कुछ सालों बाद। तो मौद्रिक, आपसे अगर एक और पूछूं, मौद्रिक नीति समिति, मौद्रिक नीति, इसमें कंफ्यूजन देखिएगा। अगर कोई पूछेगा आपसे, देख रहे बैक करिए, इन्फ्लेशन रिपोर्ट कौन बनाता है? तो कौन बनाता है? एनएसओ, ध्यान रखिएगा एनएसओ। और पूछेंगे कि भाई मौद्रिक नीति समिति के और मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति मतलब ध्यान रखिए इन्फ्लेशन को टारगेट कौन करता है? अगर जब बात आएगी इन्फ्लेशन को टारगेट करने की बात, तो करता है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, मौद्रिक नीति समिति। ये ध्यान रखें, इसको हेड करते हैं गवर्नर, जो कि अभी कौन है? शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास। कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। एनएसओ आपका इन्फ्लेशन रिपोर्ट करती है, और इन्फ्लेशन को टारगेट के लिए कौन बनाता है? एमपीसी। तो एमपीसी का काम ही यही है कि ऐसा टारगेट सेट करे, ऐसा
जो आपके ब्याज दरें हैं, ब्याज दर को ऐसा सेट करे ताकि इन्फ्लेशन जो हो टारगेटेड रहे, मतलब 2 से 6 के बीच में, इससे ज्यादा ना जाए। नेक्स्ट अगर देखें तो इस अंतरिक्ष एजेंसी ने पहली चंद्र रेलवे प्रणाली के निर्माण की अपनी योजना का अनावरण किया है। रॉसकॉस्मोस, नासा, सीएसए या इसरो? इसका सही उत्तर है नासा। रिसेंटली नासा ने अभी हाल ही में रेलवे स्टेशन बनाने का अनाउंसमेंट किया है। कहां पे? मून पे। ध्यान रखिएगा, मून पे, जिसका नाम उन्होंने रखा है फ्लोट। एक ट्रैक है जो कि लचीला उत्तोलन पे काम करेगा, मतलब फ्लेक्सिबल लेविटेशन पे काम करेगा। फ्लोट मुख्य रूप से परिवहन सेवा के रूप में काम करेगा। परिवहन सेवा मतलब मून पे भी हमें कई बार सामान यहां से वहां ले जाना पड़ता है, तो आसान नहीं होता वहां पे वेट कैरी करना, तो इसलिए इनका उपयोग किया जाएगा। ये सामान अगर यहाँ भेजना है, सामान मतलब फ्यूल हो गया और भी कोई चीजें हो गई, तो इस पोजीशन से इस पोजीशन से अगर भेजना है तो इसका यूज किया जाएगा। इसको बनाया किसने है? इसको कैलिफोर्निया में नासा के जेट प्रपोल्शन लेबोरेटरी ने बनाया है। ध्यान रखिएगा, डायनामैग्नेटिक लेविटेशन अगर पूछेंगे किस प्रणाली से तैयार किया, डायनामैग्नेटिक लेविटेशन का फ्लोटिंग के लिए ग्रेफाइट की परत बिछाई गई है। किस चीज की परत बिछाई गई है? तो ग्रेफाइट की परत बिछाई गई है। ठीक है। नासा की स्थापना 1958 में हुई थी। मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी में है। 2024 से कुछ अन्य मिशन देख लेते हैं नासा द्वारा। तो सबसे बड़ा इनका मिशन है यूरोपा, जो कि यूरोपा क्या है? बृहस्पति का चंद्रमा है। जैसे बृहस्पति का चंद्रमा इंडिया का मून है ना, नेचुरल सैटेलाइट, वैसे ही बृहस्पति का मून कौन है? यूरोपा। इसकी स्टडी करेगा। ठीक है, इसकी स्टडी करेगा यूरोपा क्लिपर मिशन। वही आर्टेमिस 2 क्या है? ये क्रू मिशन है, मतलब इसमें कुछ लोग जाएंगे चंद्रमा की परिक्रमा के लिए। ठीक है, मतलब चंद्रमा के ऊपर में उसकी परिक्रमा के लिए ये क्रू मिशन लॉन्च करेगा नासा। वही चंद्रमा पर पानी की खोज के लिए इन्होंने वाइपर मिशन को अंजाम देंगे। नासा और इसरो एक साथ में एक मिशन कर रहे हैं जिसका नाम है निसार। तो मिशन क्या है? रडार डेवलपमेंट करना है। क्या है? रडार डेवलपमेंट करना है रिमोट सेंसिंग के लिए। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बनेगी जिससे हम नदियां, झीलें या पहाड़, इन सबको अच्छे से मॉनिटर कर सकते हैं। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलें तो 2024 फ्रेंच मोटो जीपी कौन जीता है? ए जॉर्ज मार्टिन, बी मार्क मार्क्वेज, या सी ब्रैड बाइंटर, या डी एलेक्स एस्परोस? तो इसका सही उत्तर है जॉर्ज मार्टिन। ध्यान रखिए, जॉर्ज मार्टिन ने रिसेंटली एक किताब अपने नाम किया है। ठीक है, तो वहीं इनकी टीम किस टीम के लिए खेला है इन्होंने? प्रमैक डुकाटी। ध्यान रखिए, डुकाटी याद रखिए, डुकाटी पे ये रही इनकी तस्वीर। तो डुकाटी के लिए खेलते हैं। और विश्व का सबसे पुराना अगर मोटर स्पोर्ट है कोई तो मोटो जीपी है। ध्यान रखिएगा, मोटो जीपी मोटर स्पोर्ट 1948 से चला आ रहा है। वहीं अगर हम बात गवर्निंग बॉडी कौन है, शासी निकाय बॉडी कौन है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी मोटरसाइकिलिस्ट। इसकी आप मुझे बताइए हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है? अगर आप ध्यान से इसी को देखोगे तो आपको मिल जाएगा हेडक्वार्टर कहाँ है। वहीं अगर तुम पूछे भारत में पहला कब हुआ था, भारत में पहला मोटो जीपी कब हुआ था? अच्छा, जिस देश में ये जाता है वहां होता है तो मोटो जीपी, उसके बाद उसका देश का नाम लग जाता है। ये ध्यान रखिएगा बिल्कुल। तो ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश में पहली बार मोटो जीपी भारत ग्रांड प्रिक्स, ध्यान रखिए, जैसे भारत ग्रांड प्रिक्स हो गया, अब मोटो जीपी फ्रांस ग्रांड प्रिक्स, तो ऐसे करके नाम लग जाता है। 2011 में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। 2023 सीजन से ये ध्यान रखिए, इसमें 11 टीमें और 22 सवार हैं, मतलब हर टीम से तकरीबन 2 मोटरसाइकिलें दौड़ती हैं। ठीक है, 2 इनके चालक दौड़ाते हैं मोटरसाइकिल। जैसे अगर डुकाटी है, डुकाटी के 2 ड्राइवर्स होंगे, 2 मोटरसाइकिल लेके भागेंगे। ठीक है, मैं अगले प्रश्न देखते हैं। रामचरितमानस के साथ पंचतंत्र कौन सा अन्य महाकाव्य यूनेस्को की एक मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में प्रवेश मिला है? एक रामचरितमानस और दूसरा पंचतंत्र, तीसरा कौन सा है?
महाभारत, शकुंतलम या सर्वलोकालोकना या उपनिषद? इसका सही उत्तर है सी, सत्यलोक लोकन। ध्यान दीजिएगा इसमें थोड़ा सा, सत्यलोक लोकन को किसने लिखा है? आचार्य आनंद वर्धन ने लिखा है इसको। वहीं पंचतंत्र किसने लिखा? पंडित विष्णु शर्मा ने लिखा है, जिनकी कहानियां हम पढ़ पढ़ के बड़े हुए हैं। रामचरितमानस श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है। इन पर कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। अगर मैं आपसे कहूं महाभारत किसने लिखा है? महाभारत किसने लिखा है? कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करिए। वैसे वेद व्यास जी ने लिखा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वही संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन जिसे यूनेस्को कहते हैं, उसका गठन हुआ था 1945 में। इसका मुख्यालय पेरिस में है, पेरिस जो कि राजधानी है फ्रांस की, ठीक है। वही इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति में अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। कितनी अच्छी बात है, जहां एक तरफ ऐसी संस्थाएं हैं जो शांति और सुरक्षा के लिए काम कर रही हैं, कला, विज्ञान और संस्कृति के नाम पे, वहीं दूसरी तरफ देखिए यूक्रेन हो गया, रशिया हो गया, इजराइल हो गया, ठीक है, ईरान हो गया, गाजा हो गया, पैलेस्टीन हो गया, ये आपस में लड़ रहे हैं। तो इनको इन संस्थाओं से सीख लेनी चाहिए, मेरा ये मानना है। शायद मैं गलत भी हो सकता हूं। मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अगला है शाहिद बेहेस्ती पोर्ट किस देश में स्थित है? जो कि अभी रिसेंटली न्यूज में आया था। शाहिद बेहेस्ती पोर्ट ईरान, पाकिस्तान, इराक या यमन? इसका सही उत्तर है ए, ईरान। ध्यान रखिएगा जी, ईरान में शाहिद बेहेस्ती पोर्ट है, जो कि शाहबहार पोर्ट का एक हिस्सा है ये, ध्यान रखिएगा। तो इंडिया ने 2016 में भारत ने चाबहार में शाहिद बेहेस्ती टर्मिनल विकसित करने के लिए ईरान, अफगानिस्तान के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो मतलब एक तो ईरान हो गया, एक अफगानिस्तान, एक इंडिया। तो ये 3 देश थे, ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया। इन तीनों से इसे कहते हैं त्रिपक्षीय समझौता। लेकिन इससे पहले सिर्फ अगर आप बात करें चाबहार पोर्ट की, तो इंडिया और ईरान के ये 10 साल के लिए, इन्होंने 10 साल के लिए इसको इंडिया को डेवलप करने के लिए दिया था, ताकि जो हमारी प्रॉब्लम है कि हमारा माल अगर ईरान से आ रहा है तो ये पाकिस्तान होते हुए, अफगानिस्तान होते हुए काबुल, तो यहां से एंट्री करने का ये खत्म हो जाएगा इतना लंबा। अब क्या हुआ, सीधा ईरान से सबसे पास हमारा पोर्ट है कांडला सबसे पास पोर्ट है। यहाँ पे आसानी से हम यहाँ से आना जाना इसको कर सकते हैं। दूसरा हमारा पोर्ट देखो मुंबई नावाशेवा, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, तो कितना ईज हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। और तीसरी चीज, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो ग्वादर पोर्ट जो कि चाइना बना रहा था उसको काउंटर कहीं ना कहीं कर रहा है। तो यहाँ चाइना की जो मोनोपोली खत्म हो रही है। आप देखिए, आपने सुना होगा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल चाइना का था। चाइना क्या कर रहा था, ऐसे ये मोतियों की माला जैसे नहीं होती, स्ट्रिंग मतलब पर्ल मतलब मोतियों की माला, उसी तरह भारत को पूरा घेर रहा था। ये देखो माला पहना दिया ना इसने। क्यों? क्योंकि ये जो यहाँ पे पोर्ट है कई दुनिया के, जैसे श्रीलंका का आप ले लीजिए, श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट, मालदीव्स का माले पोर्ट, पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, और आप यहाँ पर आपका सितवे पोर्ट, ठीक है, चितगोंग पोर्ट, इन सबको कौन डेवलप कर रहा था? ये सब चाइना ने कहा कि हमको आप लीज पे दे दिया, हम इसको डेवलप करेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी स्ट्रेटजी ये थी, कभी भारत से अगर इनका युद्ध होता है, हमारे भारत से अगर चाइना का युद्ध होता है, तो भारत को चारों तरफ से घेर लिया जाएगा, और अगर किसी का आप पानी का रास्ता कट कर दें तो उसको कोई मदद नहीं मिल सकती आज के टाइम।